हाय हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। माय सेल्फ प्रशांत गुप्ता, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के सेशन बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th के जो फिजिक्स के क्वेश्चन है आपके नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये पेपर आपको किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या बातें हैं जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल गिविंग एग्जाम। तो कुछ गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले तो इस एग्जाम में जो आप देने जाएंगे तो आपको एग्जाम करते वक्त यू विल बी गेटिंग 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टू फिल अप द इंफॉर्मेशन ऑन योर ओएमआर शीट। ओएमआर शीट पे जो भी चीजें आपको इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको ओएमआर शीट को भरने के लिए 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। तो लोड नहीं लेना, आराम से 10 मिनट बहुत होता है इन सारी चीजों को फिल अप। अगर मैं पेपर की बात करूं तो इन द पेपर यू आर गोइंग टू हैव 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड इज योर साइंस सेक्शन एंड थर्ड इज योर सेक्शन। In logical reasoning, you are going to have 10 questions. साइंस में आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे और अचीवर सेक्शन में आपके पास 5 क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स ईच। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा अचीवर सेक्शन का, तो टोटल 5 क्वेश्चन विल हैव 45 नंबर्स। उसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन है, जो लॉजिकल रीजनिंग के या साइंस के क्वेश्चन है, दे विल कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आ रहा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और ऑब्वियसली कैलकुलेटर आपको परमिटेड नहीं है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उस 4 में से कोई एक, 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उस करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है और उस रेलेवेंट क्वेश्चन के सामने जो बबल्स होंगे उनमें फिल करना है, डार्क करके उस बबल को जो करेक्ट है उस बबल यूजिंग योर पेंसिल और पेन। एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव क्वेश्चन नंबर 13। इट स्टेट इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ। वाटर साइकिल में कंडेंसेशन क्या होता है? सर मुझे पता है, जो ऑप्शन बी है दैट वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड, ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो आउट ऑफ दीस 4 ऑप्शन, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड देन जो बी ऑप्शन है उसको मैं कंप्लीटली ओएमआर शीट में फिल कर दूंगा, उसको डार्क कर दूंगा ऑप्शन बी को। याद रखना कि ये आपका जो इंक है, पेंसिल है, ये आपके सर्कल से बाहर भी ना जाए और अंदर की जो स्पेस है वो भी कंप्लीटली फिल, नहीं तो ओएमआर शीट सही से रीड नहीं। और रफ वर्क करने के लिए आपको बुकलेट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, रिटर्न करनी है आपको ओएमआर शीट कैलकुलेटर को। अपना काम स्टार्ट करने से पहले जो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो एलोकेटेड स्पेस है वहां पे आपको लिख दी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनएसओ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फॉर 18-19 सेशन। साइंस सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मोशन एंड टाइम से क्वेश्चन बच्चे बोला गया है, स्पीड एंड टाइम dt ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्राफ। ये आपके पास स्पीड है, ये आपके पास टाइम है और ये इस तरह से आपको मिल सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही दिया हम ये देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, द ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स थ्रू अ वैक्यूम। अगर ऑब्जेक्ट वैक्यूम से ड्रॉप करा जाता है, देखो स्पीड तो उसकी बढ़ती है लेकिन क्या उसके पास इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि वो ड्रॉप करा गया। हम तो अगर वो ड्रॉप करा गया बच्चे तो क्या होगा, e इज इक्वल टू 0 पर जो उसकी स्पीड होगी वो तो 0 होगी और फिर धीरे 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 करके स्पीड जो होगी बढ़ेगी। कांस्टेंट रेट से बनेगी, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहे हो तो एक्सेलरेशन फिक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो हो जाएगी वो फिक्स हो जाएगी। तो क्या इस तरह का ग्राफ मिलता है? अगर आप 0 से मूव करते इस तरह का ग्राफ जो होता वो ऑप्शन ए को सही बताता, पर ये इस तरह का ग्राफ तो है नहीं, तो ऑप्शन ए तो बच्चे गलत। ऑप्शन बी क्या है, द ऑब्जेक्ट ड्रॉप थ्रू एयर। अच्छा, एयर और वैक्यूम का क्या सीन है बच्चे? अगर वैक्यूम है तो ये ग्राफ मुझको कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन मिलता है, लेकिन अगर आप एयर की बात करो, क्योंकि एयर में फ्रिक्शन भी होता है, तो फ्रिक्शन भी होगा तो ये आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना देकर थोड़ा सा आपकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड डिपेंडेंट होता है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो एग्जैक्ट लाइन ना मिलकर आपको हल्का सा स्लोप मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? स्लोप मिलेगा, स्ट्रेट लाइन है। तो सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, और पहली बात तो ये 0 से होता, पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी बात ये है कि सर अगर ये ऐसा होता, आपने ड्रॉप करा होता तो इनिशियल स्पीड तो 0 होती, तो ऐसा नहीं है, इनिशियल स्पीड कुछ है, तो ये बात नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्ट इज बीइंग थ्रोन डाउनवर्ड थ्रू अ वैक्यूम। अब जरा सोचो, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करा, मतलब इनिशियल स्पीड दिए के बच्चे
या ड्रॉप करता था तब स्पीड नहीं देता था, लेकिन अगर थ्रो करा है तो मैं तो स्पीड दे रहा हूँ ना भाई, तो t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल टाइम पर क्या आपके पास कोई स्पीड है, और जो आगे इसके आगे जो स्पीड होगी क्या वो और ज्यादा बढ़ेगी, जो आपने स्पीड दी थी उससे भी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि अंदर ग्रेविटी मूव करोगे बच्चे। इस तरह से आपको काम क्लियर बात, ठीक है। इसमें ध्यान देना आपके इसके बाद सेम चीज के दो ऑप्शन है, एक तो है एयर का और एक है गैस का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्लोप नहीं है। तो आप इसकी बात करोगे वैक्यूम की, एयर की बात करोगे, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चे, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये आपने वैक्यूम में थ्रो कर, अगर एयर में थ्रो करते तो आपको थोड़ा सा स्लोप मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an object is placed in front of a mirror M and N. Okay? So this is my mirror M and this is my mirror. फिर आपसे बोला गया है a student moves her eye along the line XY, ये XY लाइन है, स्टूडेंट यहाँ से मूव कर रहा है ऐसे 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 1 2 3 एंड 4 इस चार पोजीशंस पर अपने आप को देखा। आइडेंटिफाई द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन X and Y where the mirror of O can be seen, the image of O can be seen, ठीक है। मतलब पहले मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया, फिर मैं सेकंड पे आया, फिर मैं थर्ड पे आया, फिर मैं फोर्थ पे। आपको देखना है कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं उसको देख सकता हूँ, ओ को ऑब्जर्व करा गया मेरे पर, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट है यार, ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बनाऊं, फील्ड ऑफ व्यू को था वो एरिया जहाँ तक आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, तो यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, जिस एंगल से आया था अप्रोक्सीमेट उसी एंगल से चला गया, बात सही, एंगल अप्रोक्सीमेट यार यहाँ पे तो आपको दिख सकता है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो स्ट्रेट लाइन यहाँ में ड्रॉ करूंगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, जिस एंगल से आया था उसी एंगल से जाएगा, तो इस तरह से जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए इस एंगल से जाएगा। तो मुझे समझ आ रहा है कि ये जिसका फील्ड ऑफ व्यू जो आएगा, मतलब जहां जहां पर आप इसकी इमेज देख सकते हो, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या ये आएगा बच्चों, ये फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं एक्स वाई रीजन में बात करूँ तो ये आपका क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू की बात है, होगा तो ये पूरा आपका फील्ड ऑफ व्यू है भाई। तो दिख रहा है कि सर फर्स्ट लोकेशन पे, सेकंड लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे तो आप इमेज देख सकते हो, तो ओके, लेकिन अगर फोर्थ लोकेशन पर आए, क्योंकि वो फोर्थ लोकेशन फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, वहां पर आप इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज आपको नहीं दिखेगा। तो कहाँ कहाँ दिखेगा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे दिखेगा, तो अपने पास आंसर क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है सेकंड, ठीक है, ऑप्शन ए है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोशन एंड टाइम से क्वेश्चन बच्चे, क्या बोला गया, ए ट्रेन लीव्स द स्टेशन एक्स एट 5:00 PM, शाम के 5 बजे लीव करती है, एंड रीचेज अनदर स्टेशन वाई एट मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे पहुंच गई। मिडनाइट का मतलब 12 तो होता है ना भाई, हाँ। इट्स स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोला गया, कांस्टेंट बोली गई, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, आप एक्स से चलना चालू करते हो, वाई तक पहुंचते हो, आपकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको ये जर्नी कितने में करना, शाम के 5 से रात के 12 बजे, तो कितना घंटा हुआ, अगर 12 से 5 घंटा तो कितना मिलेगा, 5 7 8 घंटे, 6 7 8 9 10 11 12 7 7 आवर्स हो गए आपका, है ना। 7 आवर्स की आपकी जर्नी थी, रात के 12 बजे आप पहुंचे, 5 बजे से स्टार्ट किया था, 7 आवर्स की आपकी जर्नी थी, और 90 किलोमीटर पर आवर से आपने जर्नी जो है वो कंप्लीट करी है। तो बच्चे एक छोटी सी हमको पढ़ाई गई थी बहुत बचपन में, क्या, स्पीड इज सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपको दी गई 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको कितना लगा, 7 आवर्स तक की आपकी ये जर्नी थी। तो कितना हो गया बच्चे, डिस्टेंस 70 इंटू 9 यानी 630 किलोमीटर जो होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा दोनों ऑप्शन एक्स और वाई के बीच में। ऑप्शन दिख रहा है बी सर, करेक्ट है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, हीट से क्वेश्चन है, बोला गया है अर्पणा हीट ए बाई मेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब क्या है, कि आपने जो स्ट्रिप यूज की, जैसे ये मेरे पास जो स्ट्रिप है, इसमें एक्स एक मटेरियल है और वाई एक दूसरा मटेरियल है, इसको हमने बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, इसमें दो मटेरियल्स के लिए। फिर बोला आफ्टर हीटिंग शी ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक स्ट्रिप
कर्व्ड एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से बन जाता है ये, ठीक है, एक्स आगे वाला है और वाई अंदर वाला है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट एक्सप्लेन द कंक्लूजन ड्रिवन बाय द अपर्णा अबाउट द एक्सपेरिमेंट शी हैड डन। अब सोचो एक बात यार, ये पहली बात तो मोड़ा क्यों, पहली बात तो ये करते हैं, जब भी आप किसी मेटेलिक स्ट्रिप को क्या करोगे, हीट करा ना भाई, मोमबत्ती दिख रही है, पन्ना दिख रहा है, हीट करा है, हीट करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, है ना भाई, एक्सपेंशन होगा ना। किसी भी मेटल को अगर आप हीट करते हो क्या करता है, मेटल एक्सपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से। तो अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम रहा होगा दोनों के लिए, क्योंकि आपने सेम ही बर्नर के नीचे रखा था। तो मेटल एक्स आप देखो तो इनिशियली मेटल एक्स कुछ ऐसा होगा और वाई कुछ ऐसा होगा, यानी इनका लेंथ सेम था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों ही मुड़े, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेटल एक्स का जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा दिख रहा है क्या बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या ज्यादा है क्या विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या बोल सकता हूँ, एक्स में जो एक्सटेंशन हुआ है या एक्स की जो लेंथ बड़ी है वो ज्यादा बड़ी है ना भाई, ज्यादा बड़ी है, पक्की सी बात है, वाई की उतनी नहीं बड़ी। अब क्योंकि एक्स की लेंथ ज्यादा बड़ी है सेम टेम्परेचर के लिए, क्या मैं कह सकता हूँ जो एक्स है इट्स अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट रेदर देन वाई। जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ लकड़ी की, और लेट्स सपोज लकड़ी तो बहुत एग्जांपल होगा, प्लास्टिक की बात करूँ और मैं मेटल की बात करूँ, अगर आप तो दोनों को लगाओगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जो मेटल है वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा, इसलिए तो एक्स है जिसका एक्सपेंशन ज्यादा है वो बेटर कंडक्टर होगा, और वाई उतना बेटर कंडक्टर नहीं होगा, इसलिए उसमें एक्सपेंशन तो हुआ पर एक्स जितना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कार ट्रेवल्स 40 kilometer at average speed of 80 kilometer per hour, then travels 40 kilometer at average speed of 40 kilometers per hour. The average speed of the car for this 80 kilometer trip is, let's suppose आप पॉइंट ए पर थे, यहाँ से आप गए हो पॉइंट बी और फिर वहां से आप गए हो पॉइंट सी, पॉइंट ए टू बी ये भी आपका 40 किलोमीटर था, पॉइंट बी टू सी ये भी आपका 40 किलोमीटर था। यहाँ जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो थी बच्चे 80 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुतों के दिमाग में आएगा सर 40 किलोमीटर पहले 80 से चल रहे थे फिर 40 से चल रहे थे, तो बीच में कहीं आओगे, सबकी सी बात है। हम एक बार इसको करते कहते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होना चाहिए ना, टोटल डिस्टेंस आपने ए टू सी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, सारा 40 किलोमीटर से यहाँ 40 किलोमीटर से यहाँ, टोटल 80 किलोमीटर की आपने जर्नी करी डिस्टेंस, टाइम कितना लगा था, अगर ध्यान से देखो ये 40 किलोमीटर पर आवर था, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने जो है वो ट्रैवल करा, इसमें जो टाइम लगा होगा, क्या हमारे पास फॉर्मूला था ना, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, है ना भाई, तो टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो आपने 40 किलोमीटर चला 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये आपको लगा इसका टाइम प्लस, क्योंकि टोटल टाइम की बात करें तो इस जर्नी का टाइम भी ऐड करोगे, यहाँ आपने 40 किलोमीटर चला विद 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है। यहाँ से बच्चे क्या मिलेगा, ये बचेगा 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अच्छा टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये आपका किलोमीटर है, किलोमीटर है, और ये है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से तो 1/2 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यूनिट क्या बचने वाली, किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर आवर बचने वाली 1/, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल ना भाई, किलोमीटर किलोमीटर यूनिट वाइज कैंसिल, और ये बचेगी 1/आवर, ठीक है, ये सिर्फ आवर, तो 80 बाय कितना, 1 + 1/2 यानी 80/3/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना होगा 160/3 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सॉल्व करो 160/3 तो आंसर क्या मिलेगा बच्चे, 53 किलोमीटर पर आवर, 5 या 15 एक बचेगा उधर जाएगा 3 10, ठीक है, तो 53 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो आपकी एवरेज स्पीड होगी इस पूरी 80 किलोमीटर की जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जरा ध्यान दो, ये भी आपका सेम उसी से दिया गया बच्चे, स्ट्रोकिंग से दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, स्ट्रोकिंग से दिया गया, क्या बोला है, स्टूडेंट यूज स्ट्रोकिंग मेथड टू मैग्नेटाइज अ स्टील बार एज शोन इन द फिगर, ठीक है, बोला गया, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, फर्स्ट उसमें पोर्ट की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है, बोला है द स्टील बार वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, व्हिच ऑफ दीस पार्ट वुड बी अ नॉर्थ पोल। अब देखो नॉर्थ पोल से आपने क्या स्टार्ट करा है,
स्ट्रोकिंग करना चालू करा है, आप जिस डायरेक्शन से स्ट्रोकिंग करना चालू करते हो, अगर आपने यहाँ नॉर्थ ये है, साउथ ये है, आप स्ट्रोकिंग कैसे कर रहे हो, इस तरह से स्ट्रोकिंग कर रहे हो। तो बच्चे ये जो बनता था फर्स्ट, ये आपका नॉर्थ पोल बनता था, ये जो बनता था पोल, ये आपका साउथ। ठीक है, तो स्ट्रोकिंग अपना करते ध्यान आ रहा हो तो जिस पार्ट से आप स्ट्रोकिंग करना चालू करते थे, यहाँ वो सेम पोल बनता था, और इस लास्ट में आपका उसका पोल बनता था। ठीक है, तो जो फर्स्ट होगा दैट वुड बी अ नॉर्थ पोल। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चे, क्या बोला गया। कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपके पास कुछ चीजें दी हुई है। फर्स्ट में आपको दिया गया कुछ चीजें, और सेकंड में पूछा गया कि वो किस वजह से बनती है। फर्स्ट बोला गया शैडो ऑफ अ मून फॉलिंग ऑन द अर्थ। शैडो ऑफ मून फॉलिंग ऑन अर्थ, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? अगर आपको हल्का हल्का याद हो, लेट्स सपोज ये मेरे पास सन है, यहाँ पर मेरे पास मून है, ठीक है, और ये है मेरे पास अर्थ। अगर कुछ ऐसा हो रहा हो, ये अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, शैडो ऑफ मून विल फॉल ऑन अर्थ। इसको क्या बोलते थे मेरी? इसको बोलते थे सोलर एक्लिप्स। इस टाइम पर क्या होता था, आपका सूरज नहीं दिखाई देता आपको। क्यों? क्योंकि सूरज या सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो आपको जो दिखता है वो क्या दिखता है, मून का शेडो, है ना। तो शेडो ऑफ मून फॉलिंग ऑन अर्थ इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। ठीक है, दिन में आपको क्या मिलेगा, चांद आएगा, ऐसा बीच में मून आएगा, और सोलर सन एंड अर्थ के बीच में आ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपको जो रेज मिलेंगी, अर्थ पर जो रेज मिलेंगी, वो आपको मून का शेडो मिलेगा। इसको बोलते थे आप सोलर। सेकंड क्या है, क्योंकि आप पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा से क्या होता है बच्चे, इमेज मिलती थी। और कैसी इमेज मिलती थी? जब पिनहोल कैमरा से जो इमेज मिलती थी, वो मिलती थी हमको इन्वर्टेड इमेज, है ना भाई। पिनहोल कैमरा से कैसी इमेज मिलती थी, इन्वर्टेड इमेज मिलती थी। तो सर सेकंड का क्यू का हो गया थर्ड। फिर बोला है फुल मून डे कब होता था भाई? फुल मून डे क्या होता था? लेट्स सपोज अब हम क्या बोले कि नाउ मून आपका साइड से है, अर्थ आगे है, तो उस टाइम पर क्या आपको जो मून था वो कंप्लीट दिखाई देता था, फुल मून डे। अब उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास सन है, ये बीच में आपके पास अर्थ है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, मून। ठीक है, तो क्या होता था, मून बिल्कुल जैसे इन जनरल आपको मून थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा व्हाइट दिखाई देता है ना, यहाँ पर आपको मून कैसा दिखेगा, ब्लैकिश या रेडिश दिखाई देगा, है ना। इस वजह से, क्योंकि आपका मून पर क्या है, नाउ द मून इज फेसिंग अर्थ शेडो। इसको आप बोलते थे ल्यूनर एक्लिप्स। ये आपका होता था ल्यूनर एक्लिप्स। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं सर? ये तो रिफ्लेक्शन होता है। तो चार ऑप्शन हमने मैच करी, अब एक बार देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। शैडो ऑफ मून फॉलिंग ऑन द अर्थ इज सोलर एक्लिप्स। तो पी का हो गया सर सेकंड। अरे ऐसे आंसर मिल चुका है, पी का सेकंड, पी का दिया गया है, जो भी आंसर हो गया। पी का सेकंड, टू का थर्ड, आर का फोर्थ, एस का फर्स्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मोशन एंड टाइम्स। बोला क्या है, read the given statement and select the correct option. The circular motion is the motion along a curve traced out by a moving object such that its distance from a fixed point is a constant. Circular motion क्या है? यहाँ पे कर्व की बात कर रहे हैं, है ना भाई, और कर्व जो है वो किसी पॉइंट के अबाउट है, और ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहता है। हाँ तो सही बात है, यही तो होता है सर्कुलर मोशन, ये डिस्टेंस होता है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है the motion of wheel of a moving bicycle is same as the motion of mark of the blade of a moving electric fan. अब इसमें थोड़ा सा अपने को बात समझना, अगर कोई इलेक्ट्रिक फैन मूव कर रहा है, ठीक है भाई, तो कैसे मूव कर रहा होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक मार्क है, तो क्या करेगा वो मार्क, क्या इस इलेक्ट्रिक फैन के सेंटर के अबाउट सेम मोशन मूव करेगा, जिसे हम बोलेंगे कि सर वो सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन अगर बाइसिकल मूव कर रही है बच्चे, तो क्या बाइसिकल जब मूव करती है तो मार्क के साथ साथ वो एक पॉइंट पर रोटेट होने के साथ साथ क्या आगे भी बढ़ रही है? बाइसिकल पे अगर मार्क है तो क्या हो रहा है, बाइसिकल तो पहिया तो घूम ही रहा है, तो पहिया आगे भी बढ़ रहा है ना, दिस व्हील आल्सो ट्रैवल्स इस डायरेक्शन में। तो आप जब आगे बढ़ते हो तो आप किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट तो मूव नहीं कर रहे हो, तो ये दोनों बातें सेम तो नहीं है, मोशन सेम तो नहीं है। तो इसमें टू क्या है, फर्स्ट करेक्ट है, टू रॉन्ग है। तो कौन सा सही हो गया भाई, ऑप्शन, क्या मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन सी जो है दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। पूछा गया है आपके पास 5 लैंप्स है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 5 लैंप्स है और 3 मटेरियल है M1 M2 M3 यूज करेंगे। बोला गया इफ L2 L3 L4 आर द ओनली लैंप्स दैट आर लाइट अप, मतलब कौन कौन सी लैंप जल रहे हैं, एक तो ये आपका जल रहा है L2, एक आपका जल रहा है L3 और एक आपका जल रहा है L4। ये आपके 3 लैंप जल रहे हैं L5 और L1 नहीं जल रहे हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एक करके देखें। ओनली M2 एंड M3 आर इंसुलेटर्स ऑफ सर्किट। इंसुलेटर क्या, वो जो करंट पास ना होने दे, वही तो इंसुलेटर है ना भाई, जो करंट पास ना होने दे। अगर M2 और M3 इंसुलेटर थे, अगर बच्चे M3 इंसुलेटर होता तो करंट पास होता क्या यहाँ से, नहीं, और करंट पास नहीं होता तो M3 और M4 नहीं चल पाता। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। सेकंड है ओनली M1 एंड M3 आर इंसुलेटर, या फिर वही कहानी, M3 अगर इंसुलेटर होता और M1 भी इंसुलेटर होता तो क्या करंट यहाँ से आ पाता, नहीं आ पाता। तो L3 L4 क्या होते, ऑफ होते। तो ये तो स्टेटमेंट गलत। थर्ड स्टेटमेंट देखो, ओनली M1 एंड M2 आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या M1 और M2 कंडक्टर है। M1 कंडक्टर होता और M2 कंडक्टर होता, अगर M2 कंडक्टर होता तो क्या L1 और L5 नहीं जलते, करंट पूरा हो जाता उस सर्किट से, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, वो नहीं जल रहे क्योंकि M2 कंडक्टर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग हो गया। वो स्टेटमेंट ओनली M1 एंड M3 आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या M1 भी कंडक्टर है M2 भी कंडक्टर है, तो ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ऊपर वाले सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये M1 जो है कंडक्टर, M3 भी कंडक्टर, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन विंड स्टॉर्म साइक्लोन से क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक इन केस ऑफ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइट, मतलब स्टॉर्म भी है और लाइटनिंग भी हो रही है, तो इसमें से कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको करने चाहिए। चारों में से आपको बताना कौन कौन से करने चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन है डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। क्या ऐसा करना चाहिए, हाँ सर ऐसा करना चाहिए, आपको शेल्टर नहीं लेना चाहिए ट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है। शेल्टर जो ट्री होता है उसकी हाइट ज्यादा होती है, तो वहां पे आपको लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है, तो उसके अंदर तो शेल्टर कभी नहीं लेना। ठीक है, और अगर आपके पास स्टॉर्म बहुत तेज आ रहा है तो हवा से वो पेड़ भी उखड़ सकता है, तो अगर बहुत ज्यादा पास होगी तो आपको फिर भी चोट लग सकती है। तो शेल्टर नहीं लेना अंडर अ ट्री, क्योंकि स्टॉर्म से भी दिक्कत है और लाइटनिंग से भी दिक्कत है। सेकंड क्या है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। यार ऑब्वियसली बात है, जो भी मेटल की चीजें होती है वो लाइटनिंग को क्या करती है, ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपके पास मेटेलिक एंड वाला अम्ब्रेला होगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाएगी। तो यस बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको नहीं करना चाहिए, दैट इज द करेक्ट प्रिकॉशन। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। थर्ड क्या है, नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैराज शॉर्ट हैच एक्सेट्रा। ओपन गैराज शॉर्ट हैच का आपका शेल्टर नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, मेटल अगेन, और वो उड़ भी सकते हैं भाई, क्योंकि स्टॉर्म है ना, तो स्टॉर्म क्या करेगा, हवा ऊपर से बहुत करेगा, अंदर प्रेशर उतना होगा होगा नहीं, ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा हवा की वजह से, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, वो पूरे को खाड़ के ले जाएगा स्टॉर्म। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, ओपन गैराज और स्टोर शेल्टर। ये जो आपका प्रिकॉशन है ये भी सही। फिर बोला है डू नॉट टेक शेल्टर इन अ बस इन ओपन फील्ड। देखो, अगर ओपन फील्ड में हो और बस के अंदर हो तो फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि बस के अंदर हो तो आपके ऊपर, अब कोई सोचेगा सर बस किसकी बनेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि वो क्लोज्ड कैविटी है, तो अगर उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर भी गई, पहली बात तो ओपन फील्ड है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं करेगी, लेकिन अगर कर भी जाती तो आपको करंट मिलेगा क्योंकि वो क्लोज है पहली बात। ठीक है, पहली चीज तो, और स्टॉर्म में भी बस एकदम से इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस का कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कर्व सरफेस होती है, ओपन फील्ड में है तो बहुत सारी जगह है मूव करने के लिए, तो दैट इज रिकमेंडेड, आपको ऐसा करना चाहिए। यू शुड टेक शेल्टर इन अ बस ना ओपन फील्ड। ठीक है, तो ये जो डू नॉट लगाई तो गलत बात है, तो सर ऑब्वियसली बात है, इसमें से जो आपको करना चाहिए वो ये है, विच इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट, आपको करना चाहिए ऐसा, तो डू नॉट वाली बात गलत हो गई। तो ऑप्शन 4 विच इज डू नॉट टेक शेल्टर इन अ बस एंड ओपन फील्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन है बच्चे 3 नंबर का क्वेश्चन था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे वो सारे 1 नंबर के थे। दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या है, लीना हैड सेट अप द एक्सपेरिमेंट एंड शोन इन द फिगर। शी फाउंड out that the steel nail in setup X had attracted more iron pins than the steel nails in setup Y. What could be the reason for? ठीक है,
अगर आप इसको ध्यान से अगर आपको चीज दिख रही होगी, आपको दो चीजें दिख रही। सबसे पहले तो सेटअप एक्स में बैटरी दो यूज करी गई है, सेटअप वाई में एक ही बैटरी यूज करी गई है। अगर आप मेल को भी ज्यादा ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो मेल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपके कम है, और यहाँ पर मेल में जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है। ठीक है ना? अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट है सॉरी हाँ फर्स्ट क्या है, द बैटरी यूज इन सेटअप एक्स आर मोर एक्सपेंसिव। यार एक्सपेंसिव होने से क्या मतलब है, कोई भी बैटरी ले लो, लेकिन बैटरी अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो फर्क नहीं पड़ता। महंगा महंगा तो वो ब्रांडिंग वाली बात हो गई कि भाई तो ले मेरा नहीं। ये स्टेटमेंट तो गलत है कि भैया महंगी थी तो ज्यादा बेच रहे। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहेगा किसी भी बैटरी का, और ये सारी आइडेंटिकल सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी थी, सारी की सारी 2 वोल्ट या 5 वोल्ट थी, तो ब्रांड से या महंगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बोला दे आर मोर बैटरी यूज इन सेटअप एक्स। ये बात तो सही है, ज्यादा बैटरी यूज करा ज्यादा करंट जाएगा, तो ये बात सही है कि ज्यादा आपने बैटरी यूज करी इसलिए से आपको ज्यादा नेल्स जो है वो अट्रैक्ट हो गए सेटअप एक्स में। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अराउंड द सेटअप वाई इज फ्यूअर देन सेटअप एक्स। ये बात भी सही है, क्योंकि आपने एक्स में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यूज करे तो इट विल गेट मोर मैग्नेटाइज्ड एंड दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ टेल्स और मोर नंबर ऑफ आयरन टेल्स। करेक्ट है? अच्छा, बोला अ लॉन्गर वायर वाज यूज्ड इन सेटअप एक्स। यार ये वायर बड़ी हो छोटी हो उससे तो कोई लेना देना नहीं होता है। वायर कितनी भी बड़ी हो करंट सेम जाने वाला है ना, असम्पशन यही है कि वायर ज्यादा बड़ी हो, ये वाली शॉर्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज्यादा थे और आपने कितना करंट दिया था उससे फर्क पड़ता है। सर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट हो गए, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। सही है, इजी। ये सेशन और ऐसे बहुत सारे सेशन अगर आपको देखने बच्चे तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज student.myclassroom.sir। ये सेम चीज आप हमारे जो टैबलेट एप्लीकेशन है उस पर भी आप देख सकते हो। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो बच्चे डू मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन, और अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो यू कैन गो टू अवर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई क्लासरूम और डिस्कस फॉर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज शाम गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।